दोस्तों, आज मैं आपको एक नए मंगा के पहले चैप्टर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी शुरू होती है एक खतरनाक जंग से, जहां इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन परिसमापक के खिलाफ लड़ाई हो रही है। जंग इतनी भयानक है कि कई योद्धा हार मान चुके हैं। एक किरदार सोचता है, आखिरकार हम इतनी दूर आ ही गए, अगर हम बस उसे हरा सके तो इंसानियत बच जाएगी। लेकिन तभी एक घातक वार पड़ता है और वो समझ जाता है कि शायद अब उसका अंत आ गया है। तभी अचानक एक अज्ञात शक्ति प्रकट होती है। ये शक्ति सीधे परिसमापक को मिटा देती है। ये देखकर सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि यह काम तो दुनिया के सबसे महान हीरो भी मुश्किल से कर पाते। अब कहानी हमें उन महान योद्धाओं से मिलवाती है। ब्रायन मिलर, वो इंसान जिसने बिना विश्व रक्षक ढाल के एक विशाल उल्कापिंड से बचकर दिखाया। महान ऋषि बेला अल्ब्राइट, दिव्य धनुर्धर जेकब ब्लूमफील्ड, जिसने एक भयानक ड्रैगन को परास्त किया। और तलवार संत एमी वाइट, जो अब तक की सबसे ताकतवर तलवारबाज मानी जाती है। इन सभी की तुलना में सहायता इकाई यानी सपोर्ट यूनिट के लोग सिर्फ बलिदान की मोहरें माने जाते हैं। यानी कि असली जंग में बस उनका इस्तेमाल होता है। यहीं से हमें ग्रेली नाम के कैरेक्टर से परिचय होता है। वो सोचता है कि चाहे वो सपोर्ट यूनिट का हिस्सा है, लेकिन उसने भी बहुत मेहनत की है। तभी दुश्मन फिर से हमला करता है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि वो हीरो को भी सिर्फ खेलते हुए हरा देता है। लेकिन तभी एक अजीब सा मोड़ आता है। ग्रेली, जिसे लगा था कि वह मर गया है, अचानक एक अजीब जगह पर जागता है। वो सोचता है, क्या ये परलोक है? मैं अभी भी जिंदा क्यों हूं? और तभी एक रहस्यमयी आवाज उसे बताती है, तुम मरे नहीं हो, तुम्हारे शरीर के सारे घाव पहले ही ठीक हो चुके हैं। ग्रेली हैरान रह जाता है। वो पूछता है, क्या तुमने मुझे ठीक किया? लेकिन जवाब आता है, नहीं, ये तुम्हारी अपनी शक्ति थी। आवाज आगे कहती है कि ग्रेली के अंदर जो शक्ति है, वह परिसमापक की शक्ति से भी ज्यादा ताकतवर है। यानी अगर वह इसे नियंत्रित करना सीख जाए, तो इंसानियत को बचाने वाला वही हो सकता है। अंत में परिसमापक ग्रेली से मुकाबला करते हुए सोचता है कि क्या ये सच में इंसान है? इसकी शक्ति तो मेरी बराबरी कर रही है। और कहानी यहीं पर क्लिफहैंगर के साथ खत्म हो जाती है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहला चैप्टर खत्म हुआ था। हमारा हीरो अभी भी जिंदा है। दुश्मन उसका मजाक उड़ाता है और कहता है, तुम्हारी ताकत काबिल तारीफ है, लेकिन मैं तुम्हें बार बार कुचलता रहूंगा जब तक कि तुम मर नहीं जाते। हीरो गुस्से में उसे राक्षस कहकर पुकारता है। लेकिन तभी अचानक आसमान बदलने लगता है। जैसे ही रात छा जाती है, जमीन से एक रहस्यमयी ऊर्जा उठती है। दुश्मन हक्का बक्का रह जाता है, ये क्या हो रहा है? और तभी सामने आता है क्रोनोस। वो बताता है कि उसने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके हमारे हीरो को वापस अतीत में भेज दिया है। क्रोनोस कहता है, अब मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ, इस दुनिया का भाग्य तुम्हें सौंपता हूँ। और हीरो को अचानक महसूस होता है कि वो अपने ही गृहनगर रेनाडो गांव में खड़ा है। लेकिन ये कैसे संभव है? क्योंकि यह गांव 15 साल पहले नष्ट हो गया था। अब वो समझ जाता है कि उसे सचमुच अतीत में भेज दिया गया है। वो देखता है कि उसके बचपन की चोटें और पुराने जख्म फिर से मौजूद हैं। यही वो जगह है जहां उसकी हारने वाले की जिंदगी की शुरुआत हुई थी। लेकिन इस बार मामला अलग है। अब उसके पास उन सभी लड़ाइयों की यादें हैं जो वो भविष्य में लड़ेगा। बेल्डर से मुलाकात अचानक उसका सामना बेल्डर नाम के लड़के से होता है। बेल्डर उसे नकली लड़ाई के लिए चुनौती देता है। हीरो पहले मना करता है, मेरी चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। लेकिन बेल्डर जबरदस्ती कहता है, तलवार कुंद है, कोई खतरा नहीं। अगर तलवारें पसंद नहीं तो बिना हथियार के भी लड़ सकते हो। हीरो समझ जाता है कि यह नकली लड़ाई असल में एक बहाना है। बेल्डर और बाकी लोग हमेशा उसे सताते थे क्योंकि वो कमजोर था। लेकिन अब हालात अलग है। जब बेल्डर उस पर हमला करता है तो हीरो आसानी से बच जाता है। बेल्डर सोचता है, ये कैसे हो गया? पहले तो यह इतना धीमा था, अब ये बिल्कुल अलग इंसान लग रहा है। असल में हीरो का शरीर अभी भी पहले जैसा है, लेकिन उसका दिमाग और अनुभव बदल चुका है। अब उसके पास भविष्य की सभी लड़ाइयों की यादें हैं। हीरो का पहला जवाबी हमला, हीरो कहता है, अब वो मामला नहीं रहा। तुम लोगों ने मुझे हमेशा सताया क्योंकि मैं लड़ नहीं सकता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। वो बेल्डर को मात दे देता है और उसकी तलवार गिरा देता है। बेल्डर हैरान रह जाता है, धिक्कार है, ये तो शौकिया से भी बुरा है। लेकिन हीरो उसे चिढ़ाते हुए कहता है, तुम ही लोगों ने मुझे सिखाया कि जब तलवार की धार कुंद हो तो किसी को मारना पूरी तरह सुरक्षित है। इस तरह कहानी दिखाती है कि हीरो अब अपने अतीत को बदलने का पहला कदम उठा चुका है।
जहां वो पहले कमजोर था, अब वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और आत्मविश्वासी है। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। ग्रेली, हमारा एमसी, अभी भी नकली लड़ाई के नाम पर बेल्डर और उसके दोस्तों के बीच फंसा हुआ है। हालांकि तलवारें कुंद थीं, लेकिन फिर भी इतनी भारी कि किसी गलत वार से सचमुच जान जा सकती थी। बेल्डर और उसके साथी बार बार हमला करते हैं, लेकिन ग्रेली अब वैसा नहीं रहा। वो सोचता है, पहले मैं इनसे डरता था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि ये सब कितने कमजोर है। उसके पास अब भविष्य की लड़ाइयों का अनुभव और तलवार संत से सीखे गए कौशल की यादें हैं। डोजो का जिक्र इस बीच बात निकलती है एक डोजो की, जो अकादमी के लिए सिफारिश देता है। ग्रेली तुरंत रुचि दिखाता है, क्योंकि अब उसका असली मकसद है अपने कौशल को और निखारना, ताकि वो उस राक्षस परिसमापक को हरा सके जिसने पहले सबको मिटा दिया था। बेल्डर और उसके साथी डरते डरते उसे डोजो ले जाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर एक बड़ा मोड़ आता है। डोजो का गुरु, डोजो का मास्टर आता है और बेल्डर की हरकतों के बारे में जानकर गुस्से में कहता है, किसी निहत्थे पर हमला करना नकली लड़ाई नहीं है, तुम सब अब से मेरे छात्र नहीं हो। बेल्डर और उसके साथी हैरान रह जाते हैं। उधर मास्टर ग्रेली की ओर देखता है और कहता है, तुम अकादमी में सिफारिश चाहते हो, मैं तुम्हें मौका दूंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारी क्षमता परखनी होगी। असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। ग्रेली बनाम डोजो मास्टर। मास्टर पहले उसे हल्के में लेता है, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, वह देखता है कि इस लड़के की तलवारबाजी अजीब तरह से परिपक्व है। वो सोचता है, ये तकनीक, ये शैली, ये बिल्कुल अकादमी में सिखाई जाने वाली तलवारबाजी जैसी है। इस उम्र में ये कैसे संभव है? ग्रेली का हर वार साफ, सटीक और घातक है। मास्टर को लगने लगता है कि यह लड़का कोई साधारण छात्र नहीं है, बल्कि असंख्य युद्धों से गुजर चुका है। उसके हर मूव में एक अनुभवी योद्धा की झलक है। निर्णायक क्षण मास्टर सोचता है कि यह तो बस एक बच्चा है, लेकिन फिर भी क्यों? मैं इस पर पूरा जोर लगाने के लिए मजबूर हो रहा हूं। वो चौंक जाता है क्योंकि उसके दिल में पहली बार डर पैदा हो रहा है, और तभी ग्रेली का प्रहार उसे पूरी तरह रोक देता है। मास्टर हैरान, ये कैसे? उंगली से दाहिनी ओर इशारा। चैप्टर का अंत इसी शौकन मोड़ पर होता है, जहां डोजो मास्टर मानता है कि ग्रेली कोई साधारण इंसान नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या मास्टर उसे सच में अकादमी के लिए सिफारिश देगा, और ग्रेली इस मौके को किस तरह अपने भविष्य, या कहें अपने दूसरे जीवन को बदलने में इस्तेमाल करेगा। हो, हमें बेत की अनुभूति तब भी थी, तो मेरे पास वो शक्ति है अब भी। क्या गड़बड़ है? क्या तुम ठीक हो? मेरा शरीर ये शक्ति के साथ चलने में असफल रहा। ओर्क, मैं मुश्किल से खड़ा हो पाया। हैक, मुझे इस शक्ति का लापरवाही से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या मुझे उसे इसके बारे में बताना चाहिए? नहीं, बेहतर नहीं करना चाहिए। अगर मैं उसे बताता भी, तो वो शायद मुझ पर विश्वास नहीं करती। और ये कुछ ऐसा है जिसे मैं नियंत्रित भी नहीं कर सकता। मैं बस थोड़ा बहक गया था। तार्किक रूप से अपनी तलवार को एक कुंद लकड़ी की तलवार से काटना बिल्कुल असंभव है, और मुझे यकीन है कि उसे खुद भी इसका एहसास है। क्या कुछ गड़बड़ है? वो इस बारे में बात करने की योजना नहीं बना रहा है। ठीक है, तुमने कहा था कि तुम अकादमी के लिए एक सिफारिश चाहती हो, हाँ? हाँ, मैंने सुना है कि तुम मुझे एक सिफारिश दे सकती हो। हाँ, मैं दे सकती हूँ। मैं निश्चित रूप से आपको राज्य के सबसे बेहतरीन शैक्षणिक संस्थान, रॉयल अकादमी ऑफ स्वॉर्ड्समैनशिप, की सिफारिश कर सकती हूँ। लेकिन मैं आपको वहां जाने की सिफारिश नहीं कर सकती। आप उस जगह के लिए उपयुक्त नहीं है, मुझे पता था। मुझमें ताकत की कमी है। आखिरकार मैं शायद ही कुछ कर पाऊं, सिवाय उस आखिरी पल के जिस जगह आपको जाना चाहिए, वह है विश्व संघ अकादमी, राज्य का सबसे बेहतरीन संस्थान नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बेहतरीन संस्थान। विश्व संघ अकादमी, क्या यही वो जगह नहीं है जहां से तलवार संत और अन्य लोग आए थे? क्या मेरे जैसे किसी व्यक्ति को वहां स्वीकार भी किया जा सकता है? नहीं, यह असंभव है। आप शायद खुद भी इसे पहले ही समझ चुके होंगे। आपका शरीर तलवारबाज बनने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। अगर यह रॉयल अकादमी है, तो आप अपने कौशल से इसे दिखा भी सकते हैं, लेकिन यह विश्व संघ अकादमी में पास नहीं होगा। आप इतने कमजोर शरीर से ऐसा कौशल कैसे हासिल कर सकते हैं? ठीक है, उस अकादमी का हर कोई असली राक्षस है। इस तरह के शरीर के साथ मैं प्रतिस्पर्धा भी नहीं कर सकता। तुम हार क्यों मान रहे हो? प्रवेश परीक्षा में अभी भी 9 महीने बाकी है, तुम्हें पता है? अभी तो सिर्फ 9 महीने ही बाकी है। हाँ, मैं यह नहीं कहूंगी कि यह काफी समय है।
लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम मुझ पर भरोसा करो। अगले 9 महीनों में क्या तुम पीड़ा सहने के लिए तैयार हो? मैं पीड़ा सहना नहीं चाहता, लेकिन मैं करूंगा। कृपया अगले 9 महीनों तक मेरा ध्यान रखना। बहुत बढ़िया जवाब। तो अब चलो तुम्हारा नरक शुरू करते हैं। 8 महीने बाद तुम्हारी मांसपेशियां और भी मजबूत हो गई हैं। मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए और कुछ नहीं है। अब आत्मविश्वास के साथ वहां जाओ। लेकिन परीक्षा होने में अभी 1 महीना बाकी है। ऐसी जगह पर परीक्षा देना जहां तुम जाने के आदी नहीं हो, आसान नहीं होगा। इसलिए बेहतर होगा कि तुम वहां जल्दी पहुंच जाओ। यहाँ यात्रा के लिए पर्याप्त पैसे हैं और 1 महीने का खाना भी। क्या 1 महीना पहले जाना ज्यादा जल्दी नहीं है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे गांव से खदेड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैंने सुना है कि यहाँ पास एक राक्षस का घोंसला मिला है और इस गांव में शायद ही कोई रक्षक है। हाँ ठीक है, उन्हें एक घोंसला मिल गया, लेकिन इसका हमसे कोई संबंध नहीं है। मदद राजधानी से आएगी, इसलिए हमें चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हें बिना किसी चिंता के परीक्षा में जाना चाहिए। वो झूठ बोल रही है। इस गांव में कोई मदद कभी नहीं आएगी और गांव के नष्ट होने से ठीक पहले मालिक अपनी जान गंवाएगी। उन्होंने कहा था कि वह मारी गई थी जब वह अकेले राक्षस को मारने गई थी। समझ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जाऊंगा। इयन, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम परीक्षा पास करो। स्काउट की रिपोर्ट से, मास्टर। ग्रे यहाँ क्यों था? क्या उसे अकादमी नहीं जाना चाहिए था? लेकिन वही तो उसकी बात थी। उसे लगा था कि राजधानी की सेना घोंसलों का काम संभाल सकती है, इसीलिए उसने खुद इसे करने का निश्चय किया। उसका दावा था कि वो अकेला ही काफी है। स्काउट की रिपोर्ट के अनुसार घोंसले का बॉस एक कुलीन राक्षस था और पूरे घोंसले में 40 से 50 राक्षस मौजूद थे। गुर्गों की इतनी संख्या जरा मुश्किल जरूर थी, लेकिन कुलीन राक्षस अपने आप में इतना मजबूत नहीं होता। असल समस्या उसकी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता थी। घिर जाने का खतरा इतना बड़ा था कि अकेले लड़ना आत्मघाती कदम साबित हो सकता था। और ग्रे को पक्का पता था कि अगर मास्टर अकेले जाते तो उनकी मौत तय थी और गांव पूरी तरह नष्ट हो जाता। वो भविष्य उसने अपनी आंखों से देखा था, इसलिए उसने उनसे साथ चलने की विनती की। लेकिन मास्टर ने फिर वही कहा, मैं अकेला काफी हूं। फिर भी ग्रे ने हार नहीं मानी। उसने कहा कि यह मौका असली युद्ध का अनुभव पाने का है और वो बस उनके रास्ते में आने वाला बोझ नहीं है। मास्टर जानते थे कि नकली लड़ाई में भी अब वो ग्रे को नहीं हरा सकते, मगर असली युद्ध में कुछ भी हो सकता है। ऐसे खतरनाक काम में बेहतर यही था कि ग्रे और अनुभव जुटाए, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार मास्टर ने मान लिया, लेकिन उससे एक वादा लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदा वापस आना। ग्रे ने भी यही कहा, आप भी मत मरना गुरुजी। घोंसला ऐसी जगह पर था जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। इसका मतलब था कि राक्षसों को अपने बल पर पूरा भरोसा था। मास्टर ने कहा कि चूंकि वे बुद्धिमान राक्षसों से लड़ने जा रहे हैं, ज्यादा सावधानी जरूरी है। उन्हें बॉस कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। शायद वह अपने तंबू में था। उम्मीद थी कि वे उसके बाहर आने से पहले गुर्गों की संख्या घटा देंगे। योजना बनी कि दोनों अलग अलग दिशा से जाकर राक्षसों को खत्म करेंगे। शुरुआत अच्छी रही। ग्रे ने दुश्मनों को एक एक करके मार गिराया। मास्टर को हैरानी हुई कि यह सचमुच उसका पहला मौका था, लेकिन फिर अजीब लगा, दुश्मन बहुत कमजोर थे। मास्टर को शक हुआ कि असली बॉस तंबू के अंदर छिपा है। तभी अचानक सब बदल गया। एक कुलीन राक्षस उनके सामने आ गया, लेकिन असल बॉस वही नहीं था। असली बॉस निकला, राक्षस सेनापति। ये राक्षस उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर था, अकेले उनके बस का नहीं। उसकी दहाड़ ने पूरे झुंड को और ताकतवर बना दिया। उनकी पुनर्प्राप्ति शक्ति भी बढ़ गई। यही कारण था कि वे इतने अजीब तरीके से मजबूत लग रहे थे। अब तो हालात इतने बिगड़ गए कि ग्रे को एक भी राक्षस हराना नामुमकिन लगने लगा। उसने अपनी पीठ मास्टर को सौंप दी और कहा, तुम्हें इसे हराना ही होगा, बस मुझे थोड़ा वक्त दो। मास्टर चौंक गए, तुम क्या करने जा रहे हो? ग्रे ने दृढ़ता से जवाब दिया, सिर्फ एक ही विकल्प है। और फिर उसने नीचे देखा, वहां वह राक्षस था। जब वे बार बार झुकने की कोशिश करते हैं तो बड़ा परेशान करने वाला होता है। लेकिन अभी मुझे किसी और चीज की चिंता नहीं करनी, बस सामने मौजूद दुश्मनों को एक एक करके खत्म करना है। उफ, मेरी तलवार अब किसी मजबूत राक्षस का सामना नहीं कर सकती। शुक्र है मेरे पास एक अतिरिक्त तलवार है, लेकिन यह भी बस समय की बात है, जल्द ही यह भी टूट जाएगी। ग्रे, मेरी अतिरिक्त तलवार का इस्तेमाल करो। धन्यवाद, अब मेरे पास 2 है। लेकिन फिर भी ये सब दुश्मनों को हराने के लिए काफी नहीं है। एक साधारण राक्षस को खत्म करने के लिए हाँ, और बीच में खड़े हुए किसी भी राक्षस को काट गिराने के लिए हाँ, लेकिन सबको खत्म करने के लिए नहीं।
हालांकि वो मेरे लिए काफी है, उन्हें भी मजबूत करो। तुम मेरी योजना समझ गए हो ना? लगता है तुम्हारी बुद्धि वाकई काम की है। आगे बढ़ो। मैंने समय बर्बाद किए बिना हमला किया। ले। मगर राक्षस भी कोई कम नहीं थे। वे जानबूझकर खुद को मेरी तलवार पर फेंक रहे थे ताकि मेरी तलवार जल्दी घिस जाए और टूट जाए। उफ उफ, अब मेरे पास बस आखिरी तलवार बची थी और सामने था राक्षसों का झुंड और उनका सेनापति। अपने अनुभव से मैं जानता था, ऐसे हालात में मैं जीत नहीं सकता। गुरु, कृपया भाग जाए। जब तक वे मुझ पर ध्यान लगाए हैं, आप बच सकते हैं। लेकिन गुरु ने सिर हिला दिया। माफ करना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या आप बेवजह मरना चाहते हैं? मैं आपके पीछे भागूंगा गुरु, मेरी चिंता मत करिए। गुरु ने दृढ़ स्वर में कहा। नहीं, क्योंकि असुर अब और भाग नहीं सकते। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं समय में पीछे लौटा सिर्फ इसलिए कि परिसमापकों को हरा सकूं। और अब ये सब यहां खत्म होगा। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक मेरे पास उस शक्ति का सहारा है, तब तक चाहे कितने भी दुश्मन सामने हो, मैं हार नहीं मानूंगा। उसे याद आया, उस समय की अनुभूति। ग्रे, याद है? ठीक है। तलवार फिर से हल्की महसूस हुई। तुमने वाकई मुझे मुश्किल दी, लेकिन तुम्हारे सेनापति के समर्थन के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। आखिरकार वे दोनों किसी तरह सफल हुए। माफ करना, मैंने तुम्हारी तलवार तोड़ दी। मुझे कोई परवाह नहीं, तुमने मेरी जान बचाई, बस यही काफी है। लेकिन उस हमले के बारे में ग्रे को साफ लगा, ये बस शुरुआत थी। ग्रे गहरी बेहोशी से उठा। आंखें खुलते ही उसे लगा जैसे कोई अंधेरे में छुपा हुआ दरवाजा उसकी ओर देख रहा हो। क्या ये शक्ति का दरवाजा है? अगर मैंने इसे खोला तो क्या मुझे सब मिल जाएगा? लेकिन उसके दिल की गहराइयों से आवाज आई, नहीं, अभी नहीं। अचानक उसने सांस ली और खुद को एक छोटे से कमरे में पाया। मैं कहाँ हूं? उसने धीमे से कहा। तुम जाग गए। पास बैठी सारिया खुशी से बोली। ये गांव का अस्पताल है। तुम 5 दिन से बेहोश थे। हमें लगा तुम कभी वापस नहीं आओगे। ग्रे ने अपने हाथ को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका दाहिना हाथ कांपने लगा। ये ताकत क्यों नहीं है इसमें? सारिया ने उसकी ओर देखते हुए कहा। तुम्हारा हाथ बुरी तरह टूट चुका है। जादुई औषधि से हमने तुम्हारी जान बचा ली, लेकिन ये हाथ पहले जैसा शायद ही कभी हो पाए। ग्रे चुप हो गया, लेकिन तभी गांव का मुखिया अंदर आया। ग्रे, हमें तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। तुमने वो राक्षस जनरल मारा और पूरे गांव को बचा लिया। ग्रे ने आश्चर्य से पूछा, मैंने गांव को बचाया? मुखिया ने गर्व से कहा। हाँ, तुम ही हमारे हीरो हो। गांव वाले एक एक करके अंदर आए। कोई फल लाया, कोई औषधि, और सबने मिलकर उसे झुककर धन्यवाद कहा। ग्रे की आंखें नम हो गईं। मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया। मुखिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब तुम्हें आगे बढ़ना है। विश्व संघ अकादमी की परीक्षा पास करनी ही होगी। ये लो। उसने एक घोड़ा और कुछ पैसे उसके हाथ में दिए। ये सब गांव की ओर से है। हम चाहते हैं कि तुम और आगे जाओ। ग्रे चौंक गया। लेकिन इतना सब मैं कैसे ले सकता हूं? सारिया मुस्कुराई, क्योंकि तुमने हमें बचाया है। अब तुम्हें अपने लिए लड़ना है। ग्रे ने गहरी सांस ली। उसका दाहिना हाथ कमजोर था, लेकिन उसके दिल में अब और ज्यादा ताकत भर चुकी थी। अब मैं हार नहीं सकता, किसी भी हालत में। वह घोड़े पर सवार होकर अकादमी की ओर निकल पड़ा। पीछे मुड़कर उसने गांव वालों को आखिरी बार देखा और मन ही मन कहा, ये सब सिर्फ शुरुआत है। असली सफर अब शुरू होता है। अब हम परीक्षा टिकट बांटना शुरू करेंगे। ये प्रक्रिया पूरी हो गई है। सभी परीक्षार्थियों को केंद्रीय क्षेत्र में ही रहना होगा। हम सभी यहाँ परीक्षार्थी हैं, है ना? लेकिन हम में से केवल लगभग 20 ही पास होंगे। मैंने सुना है कि सफल उम्मीदवारों की संख्या साल दर साल बदलती रहती है। हालांकि कुछ सालों में 50 लोगों को स्वीकार किया गया और कुछ सालों में केवल एक ही व्यक्ति सफल हुआ। तो अब प्रोफेसर आरवेल, अगर आप चाहें तो चलिए सीधे इस पर आते हैं। अब हम परीक्षा टिकट बांटना शुरू करेंगे। असुर, परीक्षार्थियों, कृपया आपके सामने आने वाला पेपर ले लें। पेपर। परीक्षार्थी संख्या 513 तलवारबाजी पाठ्यक्रम। लगता है कि हर किसी का अपना अपना है। आप में से कुछ ये देखकर हैरान हो सकते हैं कि इस पर आपके नंबर और पाठ्यक्रम के अलावा कुछ भी नहीं लिखा है। निश्चिंत रहें, हर साल ऐसा ही होता है। विश्व संघ अकादमी आयु, लिंग, राष्ट्रीयता, स्थिति, पूर्वजों या किसी भी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं करती। यहां तक कि आपका नाम भी हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। केवल उन्हीं लोगों से उनका नाम पूछा जाएगा जो परीक्षा पास करेंगे और पुल पार करने का अधिकार प्राप्त करेंगे। उनसे केवल उनका नाम पूछा जाएगा। यदि आप चाहें तो हमें एक नकली नाम भी दे सकते हैं।
मैंने अपनी तलवार सराय में छोड़ दी, लेकिन वो अभी भी कह रही है कि मैं तलवारबाजी के पाठ्यक्रम में हूँ। ये किस तरह की व्यवस्था है? इसके अलावा मैंने आपके पाठ्यक्रम आपके दिखने के अनुसार निर्धारित किए हैं। अगर मैं गलत हूं तो अपना हाथ उठाएं। उसने हमारे पाठ्यक्रम सिर्फ हमें देखकर चुने? वो मजाक कर रही होगी, है ना? ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उसने ऐसा हमारे साथ किया हो। यहाँ हम में से कितने लोग हैं? उन्होंने जरूर हमें पहले ही जांच लिया होगा, या शायद उसने हम पर किसी तरह का मन पड़ने का जादू किया होगा। लगता है कोई भी गलत पाठ्यक्रम में नहीं है। अगले, मैं आपकी परीक्षा के कार्यक्रम की घोषणा करूंगा। कृपया अपने टिकट देख लें। पेपर, परीक्षार्थी संख्या 513, तलवारबाजी पाठ्यक्रम, प्रारंभिक दिन 11 बजे, पूर्वाह्न। अरे बाप रे, मैं पहले दिन उठ चुका रहा था। मैं थोड़ा और समय की उम्मीद कर रहा था ताकि मेरा हाथ ठीक हो जाए। यह एक बारगी प्रैक्टिकल परीक्षा है। अगर आप देर से आते हैं तो आप स्वतः ही बाहर हो जाएंगे। सुनिश्चित करें कि आप समय पर आएं। हम कार्यक्रम में बदलाव के लिए आपके व्यक्तिगत अनुरोधों को भी स्वीकार नहीं करते। मैं अभी भी अपने प्रमुख अंग में ज्यादा ताकत नहीं डाल पा रहा हूं। कृपया इसे कल तक ठीक हो जाने दें, भले ही यह थोड़ा ही सही। अगले दिन ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। लगता है मुझे अपनी बाह अभी ऐसी ही के साथ परीक्षा देनी होगी। अगले परीक्षार्थी, कृपया अखाड़े के प्रवेश द्वार पर रुको। उफ, नहीं, मुझे अभी इस बारे में निराशावादी नहीं होना चाहिए। मेरा बायां हाथ पूरी तरह से काम कर रहा है और मैं अभी भी अपना दायां हाथ कुछ हद तक हिला सकता हूं। मुझे अपने बचे हुए समय का उपयोग परीक्षक की चालें देखने के लिए करना है। कोई अवसर खोजें और आप पहला चाल चलन लगा सकते हैं। उफ, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। इसके साथ ही आपकी परीक्षा समाप्त होती है। तुम अपना हथियार वापस ले सकते हो और मौके से बाहर निकल सकते हो। समझ गया, मैं खत्म हो गया। अगला, नंबर 513। हाँ, तुम मुझे कह रहे हो कि किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ूं जिसने अभी अभी एक आदमी को, जो उससे बड़े कद-काठी का है, एक हाथ से हराया है। तुम पहला प्रयास कर सकते हो। समझ गया। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई मौका है, लेकिन मैं फिर भी जो कर सकता हूंगा। लो, मैं चलता हूं। तलवार सिर्फ हाथों से नहीं घुमाती, आप अपने पूरे शरीर से उत्पन्न शक्ति को अपनी भुजाओं के माध्यम से प्रवाहित करते हैं। यही तो आपने मुझे सिखाया है ना, गुरु? भले ही मेरा दाहिना हाथ शक्तिहीन हो, अगर मैं अपनी दूसरी मांसपेशियों से शक्ति प्रवाहित कर सकूं। फिर से, यह वो मशीन नहीं है जो मैं आमतौर पर करता हूं। अगर झूले ऐसे होते तो कोई भी पहली जगह में शरीर को नहीं हिलाएगा। हो, क्या ये शिक्षक की तलवार नहीं है? उसके पास अथाह शक्ति है, लेकिन उसकी गति और तकनीक गुरु की तकनीक के आसपास भी नहीं आती। अरे, उस तलवारबाजी पर भरोसा करो जो मैंने उससे सीखी है। शायद मैं बाहों की ताकत में आए अंतर की भरपाई कर सकूं। ऐसे में, हाँ, वो जरूर धीमा है। कुफ्फ, वो उतना मजबूत नहीं है जितना मैंने सोचा था। तुम जरूर पास होगी, मास्टर। मुझे लगता है मैं सचमुच ये कर सकता हूँ। पहले ही परीक्षक की तलवारबाजी की कौशलता को देख चुका हूँ। शक्ति में अंतर बहुत ज्यादा है और मैं उसका फॉर्म नहीं तोड़ सकता। सिर्फ एक हाथ से जीतना इतना आसान नहीं है आखिरकार। इसके साथ ही उसकी हरकतें और कठोर होती जा रही है। ये थोड़ा जोखिम भरा है, लेकिन शायद अगर मैं अभी करूं। अभी, आओ, पकड़ा। तुमने एक चौड़ा, खुला स्विंग किया। किसी भी चीज से किसी मौके को उजागर करने की ज्यादा संभावना नहीं है। एक बड़े, पूर्वानुमानित स्विंग से, चाहे कितनी भी बड़ी ताकत का अंतर क्यों ना हो, अगर मैं बस उसके पीछे पहुंच जाऊं तो। रुको, क्या मैच खत्म हो गया है? हाँ, क्या अभी रुकना थोड़ा जल्दी नहीं है? परीक्षा की समय सीमा पूरी हो गई है। इसके साथ असुरों के रूप में परिणाम ड्रॉ होगा। मैं सफल नहीं हुआ। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, लेकिन अगर मैं उससे जीत भी नहीं पाया तो मेरे लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। मेरा हाथ अगले साल तक ठीक हो जाना चाहिए, इसलिए मुझे फिर परीक्षा देनी पड़ेगी। धन्यवाद आपका। एक हफ्ते बाद, विश्व संघीय अकादमी की बैठक, कक्ष 53। अब जब सभी ने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है तो आपके क्या विचार उम्मीदवारों के बारे में हैं? मैं हार गई। मेरा मानना है कि सबका एक साथ देखने का ये तरीका काफी अक्षम है। हमें कार्यभार बांटना चाहिए। अगले साल हम सिर्फ अपने लिए चीजें आसान बनाने के लिए किसी प्रतिभा को अनदेखा नहीं कर सकते। मैंने आपसे छात्रों के बारे में आपके विचार सुनने के लिए कहा था, न कि परीक्षा प्रणाली के बारे में। आइए तलवारबाजी पाठ्यक्रम से शुरू करते हैं। वे कौन हैं जो उत्तीर्ण हुए? हमेशा की तरह जिन्होंने परीक्षक को हराया वे उत्तीर्ण।
बाकी का आधार उनकी गुणवत्ता और 15 मिनट की समय सीमा के दौरान उनके प्रदर्शन पर होने की गुणवत्ता और उन्होंने कैसे प्रदर्शन किया और उन्होंने 15 मिनट की समय सीमा में प्रदर्शन किया। तलवारबाजी पाठ्यक्रम के प्रशिक्षकों, आप सब क्या सोचते हैं? परीक्षक को हराने वालों के अलावा अभ्यर्थी संख्या 5, 277 और 753 खड़े हैं। नहीं, चलो इसे यहीं रहने दे। अगर बाकी लोग भी शामिल हो गए तो भी वे कक्षा में बने नहीं रह पाएंगे। मैं सहमत हूं। क्या कोई इसके अलावा कुछ और सोचता है? तो हमने तलवारबाजी पाठ्यक्रम के सफल अभ्यर्थियों की पुष्टि कर दी है। अभ्यर्थी संख्या 513 के बारे में क्या? उम्मीदवार नंबर 513 हूं। ये छोटा लड़का, ऐसा जरूर लग रहा था कि वह जीत जाएगा, लेकिन अगर उसे सिर्फ एक परीक्षक को हराने के लिए जाल बिछाने पर निर्भर रहना पड़े तो उसके लिए चीजें मुश्किल हो जाएंगी। उसकी तकनीक अच्छी थी, लेकिन उसकी ताकत कमजोर थी। मुझे लगता है कि वह शुरुआत से लेकर अंत तक बेजोड़ था। ऐसे में वो अच्छा नहीं है। बहुत से लोगों ने देखा है, फिर भी उनमें से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अगर सब इतने अंधे हैं तो शायद सबका एक साथ देखना वाकई बेकार है। अगले दिन उम्मीदवार संख्या 513 तलवारबाजी पाठ्यक्रम। पहले दिन सुबह 11 बजे तलवारबाजी पाठ्यक्रम के सफल उम्मीदवारों की घोषणा अब की जाएगी। 6 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। लो चलते हैं। उम्मीदवार संख्या एस, उम्मीदवार संख्या 217, उम्मीदवार संख्या 432 और 615, उम्मीदवार संख्या 753 और 925। बस इतना ही। इन 6 उम्मीदवारों को ग्लोर्समैनशिप पाठ्यक्रम के लिए स्वीकार कर लिया गया है। सफल उम्मीदवारों, कृपया पुल पार करें और दिन के अंत तक अपना नामांकन प्रक्रिया पूरी करें। लगता है कि मैं असफल हो गया आखिरकार। अगला, दिव्य नेत्र विशेष प्रवेश। उम्मीदवार संख्या 513, मैं पास हो गया। दिव्य आंख विशेष प्रवेश हूं। लगता है कि उन्होंने इस साल भी ऐसा ही किया है। दिव्य आंख विशेष प्रवेश। ये पहली बार है कि मैं इसके बारे में सुन रहा हूं। ये तो बस कोई पीछे के दरवाजे से घुस आया है, नहीं? विश्व संघीय अकादमी सचमुच गिर गई है, पीछे के दरवाजे से। लेकिन मेरा कोई संबंध नहीं है। शायद यह मास्टर के जरिए हुआ हो। फिर भी मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सुना। अरे अभी दिव्य नेत्र विशेष प्रवेश के बारे में ऐसे बात मत करो। दिव्य नेत्र विशेष प्रवेश एक सम्माननीय श्रेणी है जिसने 100 से भी ज्यादा सालों से हीरो पैदा किए हैं। बुजुर्गों को दिव्य नेत्र विशेष प्रवेश जरूर पसंद है। क्या वे उस समय केवल प्रभावशाली नहीं थे? हाल ही में सफल दिव्य नेत्र उम्मीदवारों में एमी वाइट, बेला ऑलब्राइट, लीक मुलर और जेकब ब्लूमफील्ड शामिल हैं। वे सब पूरी तरह से असफल हैं। यहां तक कि हम मौजूदा उम्मीदवार भी इस बारे में जानते हैं। एमी वाइट, बेला ऑलब्राइट और जेकब ब्लूमफील्ड, वे तीनों लिक्विडेटर के खिलाफ मुख्य बल का हिस्सा थे और अब मेरा नाम उनके साथ होगा। प्रवेश समारोह शुरू होने वाला था और सभी नए छात्र मुख्य कार्यालय के सामने इकट्ठा हो गए। पहले तो वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन अचानक जादुई टेलीपोर्टेशन से पूरा मंच और सीटें प्रकट हुई। सब दंग रह गए कि इतनी बड़ी चीज को भी टेलीपोर्ट किया जा सकता है। अकादमी ने ये सब इसलिए किया ताकि समारोह शानदार दिखे और छात्रों को अकादमी की शक्ति का अंदाजा हो। थोड़ी ही देर में आकाश से दुनिया का सबसे बड़ा जादुई हवाई जहाज उतरा, स्ट्रेटो क्वीन। यह नजारा देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सिर्फ प्रवेश समारोह के लिए इतनी विशाल शक्ति का इस्तेमाल, यही विश्व संघ अकादमी की पहचान थी। प्रधानाचार्य के स्वागत भाषण के बाद प्रत्येक पाठ्यक्रम के सर्वश्रेष्ठ छात्रों को मंच पर बुलाया जाने लगा। सबसे पहले तलवारबाजी पाठ्यक्रम का प्रतिनिधि लियोनहार्ड एपियास आया। उसकी तलवारबाजी इतनी प्रसिद्ध थी कि लोग उसे प्रोफेसरों के बराबर मानते थे। मंच पर आते ही उसने साफ कहा कि उसे अकादमी से शिकायत है। उसने सभी छात्रों को मेहनत और ऊंचे लक्ष्य रखने की बात कही, लेकिन अचानक सबके सामने उसने आरोप लगाया कि यहाँ एक ऐसा छात्र है जिसे विशेष प्रवेश देकर अंदर लाया गया है, जबकि वो इसके योग्य नहीं है। सभी हैरान रह गए। लियोनहार्ड ने सीधे प्रोफेसर एरियल से कहा कि तुमने अपने दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करके उस छात्र को पिछले दरवाजे से प्रवेश दिलाया है। माहौल एकदम गंभीर हो गया, लेकिन ग्रे ने राहत की सांस ली कि कम से कम उसका चेहरा अभी तक सबको पता नहीं है। लियोनहार्ड ने जिद पकड़ ली कि ऐसे छात्र को तुरंत बाहर निकालना चाहिए। प्रोफेसर ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वह और भड़क गया। तभी एक और छात्र खड़ा हुआ और लियोनहार्ड को चुनौती दी, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझसे मजबूत हो? लियोनहार्ड ने आत्मविश्वास से कहा कि हाँ, और तभी एक शर्त रखी गई, इस लड़ाई का फैसला करेगा कि वह विशेष प्रवेश वाला छात्र रहेगा या नहीं। अब पूरा समारोह एक मुकाबले में बदलने वाला था।